हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो है वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। और इसके बारे में और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर मयूरी दोषी, पीडियाट्रिशियन, सुविधा नर्सिंग होम आनंद से। वेलकम डॉक्टर मयूरी। थैंक यू वेरी मच कृति। अभी जो वैक्सीनेशन है वो आजकल ये कोविड का इश्यू होने के बाद तो सब लोग के साथ बहुत पॉपुलर हो गया है और सब लोगों ने ये जान भी लिया है कि वैक्सीनेशन से कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव आया। सेकंड वेव तो बहुत खराब रहा। और जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तो वैक्सीनेशन में क्या हुआ था, तो पहले के लोग डर रहे थे जैसे यूजुअली होता है। तो हमने देखा कि लोग बहुत पहले शुरुआत में बहुत डर गए थे। फिर जैसे वैक्सीनेशन कुछ लोगों ने लिया और बताया कि कुछ नहीं होता है, एक्चुअली वैक्सीन की कोई ऐसी साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये डरने वाली बात भी नहीं है। तो सब लोगों ने स्टार्ट किया और गवर्नमेंट ने भी बहुत पुश किया। तो हमने देखा कि जो थर्ड वेव आया वो कितना अच्छा रहा सब लोगों के लिए, कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ। हाँ, लोगों को जरूर प्रॉब्लम हुआ, डिसीज भी हुआ, कोविड भी हुआ, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, किसी भी हॉस्पिटल बेड या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हुई। तो हमने देखा कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव है। तो हम एक्चुअली वैक्सीन है वो तो जन्म से ही चालू करते हैं। जन्म से नहीं, मैं तो कहूंगी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ टिटेनस का वैक्सीन लेती है। वो इनडायरेक्टली बच्चे के लिए भी होता है, क्योंकि उससे वो जो एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो जाते हैं वो बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं। तो मतलब जन्म से पहले ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम सही तरह इस्तेमाल डरे बिना करेंगे तो हमको बहुत फायदा ही फायदा है। यस। और वैक्सीन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है और ये कैसे काम करता है शरीर में? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है और सबको ये जानने की इंतजारी रहती है कि एक्चुअली वैक्सीन क्या होता है। तो वैक्सीन है वो क्षीण टीका जैसे हम बोलते हैं, कि उसको एटेन्यूएटेड, मतलब कि जो वो विषाक्त या टॉक्सिक पार्ट होता है कीटाणु का, वो उससे हटाया जाता है या बहुत कम कर दिया जाता है। तो किसी रोग के प्रति प्रतिरक्षा के उद्देश्य से हम कमजोर रूप में कीटाणु शरीर में डाल देते हैं। तो वो डालने की जो दवा होती है वो कमजोर रूप के कीटाणु या कीटाणु का कोई भी पार्ट होता है जो हम शरीर में डालते हैं। वो चाहे इंजेक्शन से भी डालते हैं, चाहे ओरल मतलब कि मुंह से लेते हैं। तो किसी प्रकार से वो जो कीटाणु का हम डालते हैं ना, वो वैक्सीन बोलते हैं। तो वैक्सीन से क्या होता है कि हमारे शरीर में एक इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति की जो साइकिल होती है वो चालू हो जाती है। और क्या है, उससे मेमोरी होती है शरीर में, तो वो परमानेंटली मेमोरी रहती है। और उससे एंटीबॉडीज पैदा होते हैं, जो जब भी रोग हमारे शरीर में पैदा होने का खतरा होता है तो ये जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो रोग के जो कीटाणु है उसके सामने लड़ते हैं। तो वो जो एंटीबॉडीज है वो शुरुआत में एक प्रकार के होते हैं जिसे हम आईजीएम बोलते हैं। उसके बाद आईजीजी एंटीबॉडीज रहते हैं। वो काफी साल तक, और कई कई किस्सों में, कई कई डिसीज में तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि या तो डिसीज प्रिवेंट हो जाता है, मतलब होता ही नहीं है। अगर होता है तो उसकी तीव्रता है वो कम हो जाती है। तो इससे जो खतरा हमारा होता है वो खतरा काफी कम हो जाता है। और तीसरा है कि वो कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि कोई भी अगर डिसीज होता है तो वो डिसीज का साथ साथ
कई कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। जैसे कोई हमें चिकन पॉक्स हुआ तो हमें कॉम्प्लिकेशन खतरा, वो हमारे शरीर पर दाने तो होते हैं, रैश तो होता है, लेकिन साथ-साथ में हमें न्यूमोनिया होने का भी खतरा रहता है। तो क्या शायद वैक्सीन लिया है, कुछ दाने निकल सकते हैं, लेकिन जो न्यूमोनिया होने का खतरा है, वो बहुत कम हो जाते हैं और मैं कहूँगी ऑलमोस्ट नहीं रहता है। तो वैक्सीन है, ये चीज़ है जो कमज़ोर कीटाणु से हमें जो रोग है, उसके सामने लड़ने की शक्ति देता है। वेरी ट्रू। मतलब अगर डिजीज होगा तो अभी एकदम माइल्ड होगा या तो नहीं होगा। यस। और हमारा जो रेकमेंडेड वैक्सीनेशन शेड्यूल बच्चों के लिए क्या है? टीकाकरण का शेड्यूल कौन सी एज पे क्या देना चाहिए? हम एक्चुअली बर्थ से स्टार्ट करते हैं टीका देने का। तो बच्चा जब पैदा होता है तभी से हम वैक्सीन देना चालू कर देते हैं। तो लेटेस्ट बाय फर्स्ट वीक हमें बच्चे को 3 वैक्सीन लगाने हैं। फर्स्ट बीसीजी वैक्सीन जो टीबी के लिए होता है, दूसरा ओरल पोलियो वैक्सीन जो पोलियो के लिए होता है। ये वैक्सीन में हम बच्चे को 2 बूंद पोलियो वैक्सीन के मुंह से पिलाते हैं। फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, माने पीलिया का जो बी टाइप का पीलिया होता है, उसका ये वैक्सीन होता है और उसका फर्स्ट डोज हम जब बच्चा पैदा होता है तभी लगा देते हैं। तो ये 3 वैक्सीन हमें जन्म के टाइम पे लगाने का होता है। बच्चा जब 6 वीक का होता है तो हमें बच्चे को काफ़ी वैक्सीन देना होता है। तो पहले तो डीपीटी वैक्सीन यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस, ये 3 वैक्सीन होता है। उसके बाद हमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो हमने बर्थ पे दिया उसका सेकेंड डोज देना होता है। फिर हमें हीब वैक्सीन यानी कि एच इन्फ्लुएंजा बी, वो वैक्सीन जो होता है वो बच्चे में मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी खतरे वाली बीमारी होती है, उसको प्रिवेंट करता है। फिर हम रोटा वायरस वैक्सीन जो बच्चों में डायरिया कॉमनली उससे होता है, और ये वैक्सीन हम लगाते हैं, बच्चे को ओरल देते हैं यानी मुंह से ही देते हैं। और रोटा वायरस से काफ़ी बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है और हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। फिर हम ओरल पोलियो वैक्सीन जो हमने फर्स्ट डोज दिया वो भी मुंह से 2 बूंद उसके भी देते हैं। फिर दूसरा एक इंजेक्टेबल वैक्सीन पोलियो वैक्सीन देते हैं, ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी बोलते हैं, उसका फर्स्ट डोज देते हैं। अब इसके बाद हम न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है वो भी देते हैं, क्योंकि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है उससे न्यूमोनिया और ईयर इन्फेक्शन यानी कि ओटाइटिस मीडिया वो प्रिवेंट होता है। और स्पेशली जो बच्चे होते हैं थोड़े हाई रिस्क के, जिसको कोई प्रॉब्लम होता है, लाइक रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए हुआ होता है, तो वो बच्चों को तो खास करके ये वैक्सीन लेना पड़ता है। तो 6 वीक्स में हम ये वैक्सीन सेपरेट भी दे सकते हैं या हम कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे हम डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिब, ये 5 वैक्सीन साथ में दे सकते हैं। ये भी एक ही सुई लगती है बच्चे को। और उसके साथ साथ अगर हम आईपीवी यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को कंबाइन करना चाहे तो ये 6 वैक्सीन एक ही सुई में, हेक्सा बोलते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन बोलते हैं, वो अलग अलग या एक साथ में जैसे पेरेंट्स को विश होती है, जैसे पेरेंट्स करना चाहे उसको हम ऑप्शन देते हैं और उस प्रकार हम कर सकते हैं। अभी बच्चा जब 10 वीक्स का होता है, मतलब हमने जो 6 वीक्स पे वैक्सीन्स लगाए हैं, तो 10 वीक्स पे हम
जो हमने 6 वीक्स पे जो वैक्सीन दिए हैं वो 10 वीक्स पे हम सभी वैक्सीन का दूसरा डोज रिपीट करते हैं। तो जो शेड्यूल होती है, जो वैक्सीन्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो डीपीटी वैक्सीन, हिब वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये सारे वैक्सीन हम 10 वीक्स पे रिपीट करेंगे। अभी जब बच्चा 14 वीक्स का होता है तभी भी ऑलमोस्ट हम 6 और 10 वीक्स में जो वैक्सीन है शेड्यूल में वही रहेंगे। ओनली इतना फ़र्क होगा कि जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो हम ये शेड्यूल में नहीं रखेंगे। बाकी डीपीटी वैक्सीन, हिब वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, वो सभी वैक्सीन है वो 14 वीक्स के शेड्यूल में भी हम बच्चे को देंगे। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब हम बच्चे को एक डोज फ्लू वैक्सीन का देने को प्रेफर करते हैं। और फिर ये जो फ्लू वैक्सीन है वो फ्लू वैक्सीन हम एक 6 मंथ्स पे देते हैं। फिर उसका बूस्टर है वो 1 महीने के बाद देते हैं। और फिर हर साल बच्चे को एक वैक्सीन है वो फ्लू का डोज लगाना पड़ता है और ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो जो अलग अलग प्रकार के फ्लू के वायरस होते हैं उससे बनी रहे। बच्चा जब 9 महीने का होता है तो हम बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं और फिर एमएमआर वैक्सीन, ये एमएमआर वैक्सीन का फर्स्ट डोज देते हैं जिससे बच्चे को मीज़ल्स, मम्स और रूबेला, मीज़ल्स यानी ओरी बोलते हैं जिसको, मम्स होता है जिसमें दोनों जो चिक्स होते हैं उसकी सूजन होती है और रूबेला है उसको नूर बीबी भी बोलते हैं। उसमें बच्चे को रैश आता है और बुखार आता है और स्पेशली ये बीमारी जो लड़कियां होती हैं वो जब प्रेग्नेंट होती है तो उसमें काफ़ी खतरे वाली होती है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम ये वैक्सीन देते हैं। तो 9 मंथ्स पे ओरल पोलियो वैक्सीन और एमएमआर वैक्सीन, 2 वैक्सीन देंगे। बच्चा जब 10 महीने का होगा तो हम टाइफॉइड वैक्सीन, उसका जो भी कॉन्जुगेट वैक्सीन अवेलेबल है वो प्रिफरेबली हम वो 10 महीने पे उसका एक डोज लगाते हैं टाइफॉइड वैक्सीन का। बच्चा जब 12 मंथ्स यानी कि लगभग 1 साल का हो जाता है तब हम बच्चे को हेपेटाइटिस ए वैक्सीन यानी ए टाइप का जो पीलिया होता है वो पीलिया का ए टाइप का वैक्सीन का फर्स्ट डोज हम देंगे। बच्चा जब 15 मंथ्स का होता है तो बूस्टर डोज लगाने का वक्त अभी शुरू होता है। तो पहले हम एमएमआर जो होता है उसका एक दूसरा डोज देंगे, एमएमआर2, और फिर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है उसका भी बूस्टर डोज देंगे और वेरिसिला वैक्सीन उसका फर्स्ट डोज देंगे। वेरिसिला माने कि चिकन पॉक्स, वो जिसमें काफ़ी बड़े बड़े दाने यानी रैश बच्चे को होता है और कभी कभी क्या होता है कि परमानेंट उसके दाग रह जाते हैं तो उससे कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम चिकन पॉक्स वैक्सीन का फर्स्ट डोज देते हैं। अभी जब बच्चा 18 मंथ्स यानी लगभग 1.5 साल का होता है तो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का दूसरा डोज हम देंगे। फिर हम जो हमने 6
10 और 14 वीक्स पे डीपीटी वैक्सीन लगाया, हिव वैक्सीन लगाया, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन लगाया, तो इनका बूस्टर डोज हम देंगे ताकि जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप होती है, तो लंबे टाइम तक बच्चे के शरीर में उसके एंटीबॉडीज़ रहते हैं, तो प्रोटेक्शन उसको लंबे समय तक, और हम चाहेंगे कि लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन उसको मिले। तो ये बूस्टर डोज हम अभी 18 मंथ्स पे लगाएंगे। अभी 19 मंथ्स पे हमने जो वेरिसिला वैक्सीन का फर्स्ट डोज पहले दिया है, वो वेरिसिला वैक्सीन है, उसका यानी चिकन पॉक्स वैक्सीन का दूसरा डोज हम 19 मंथ्स पे बच्चे को लगाएंगे। अब बच्चा जब 2 साल का होता है तो टाइफाइड वैक्सीन, जो हमने टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन दिया है, उसका बूस्टर डोज लगाने का टाइम होता है। तो 2 साल पे हम टाइफाइड वैक्सीन का बूस्टर डोज बच्चे को एडवाइस करेंगे। अभी जब बच्चा 2.5 साल का होता है तो हमारे पास ऑप्शनल वैक्सीन है, जो अगर हम देना चाहे या पेरेंट्स देना चाहे तो दे सकते हैं। तो पहला वैक्सीन है वो मेनिंगोकोकल वैक्सीन है। वो जो मेनिंजाइटिस बीमारी होती है, जो काफ़ी खतरे वाली होती है, वो मेनिंजाइटिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। और दूसरा जापानीज़ एनकेफेलाइटिस वैक्सीन होता है। ये वैक्सीन है वो यूजुअली सभी एरिया जो होते हैं उसमें हम देने का रेकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो एरिया है जहाँ ये बीमारी काफ़ी कॉमन है, वहाँ बच्चों को हम चाहेंगे कि ये बच्चे ये वैक्सीन लें। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आसाम, कर्नाटका, ये जो रीजन है इंडिया के, वहाँ ये जापानीज़ बी एनकेफेलाइटिस काफ़ी कॉमन बीमारी है और ये काफ़ी सीरियस बीमारी है। तो अगर हम ये एरिया में कोई रहता है तो उनको ये वैक्सीन लेना चाहिए। और दूसरे जो बच्चे अगर विज़िट करने वाले हैं ये एरिया को, ये डिस्ट्रिक्ट को, तो फिर ये वैक्सीन उनको लेके फिर अभी जब बच्चा 4.5 साल का होता है तो हम फिर से बूस्टर डोज की बारी आती है। तो 4.5 से 5 साल तक कोई भी टाइम में हम बच्चे को जो पहले हमने वैक्सीन लगा है उसी वैक्सीन्स का बूस्टर डोज हमें देना पड़ता है। तो वो वैक्सीन है डीपीटी वैक्सीन यानी डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, फिर एमएमआर वैक्सीन, फिर वेरिसिला यानी कि चिकन पॉक्स वैक्सीन और टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये सभी वैक्सीन का बूस्टर डोज हमें 4.5 ईयर्स यानी कि 4.5 ईयर्स टू 5 ईयर्स के बीच में बच्चे को ये लगाने का होता है। बच्चा 10 साल का होता है तो 10 से 12 साल के बीच में हम कभी भी एक टीडी यानी कि टिटेनस और डिप्थेरिया का बूस्टर डोज लगाते हैं। और जो लड़कियां होती है स्पेशली, उसमें हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी डिसीज़ का जो वैक्सीन होता है वो हम लगाते हैं। ये है वो सर्वाइकल कैंसर जो स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां में बहुत कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो ये लगा सकते हैं। तो जब ये अर्ली ईयर्स में हम लगाए तो इससे उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। तो हम प्रिफर करेंगे कि 10 से 12 साल के बीच में ये वैक्सीन लगाया जाए। फिर 2 महीने के बाद उसका एक डोज होता है और 6 महीने के बाद तीसरा डोज होता है। तो ये एचपीवी वैक्सीन होते हैं वो 3 डोज में लगाया जाता है और उसका फर्स्ट डोज है वो प्रिफरेबली 10 टू 12 ईयर्स में हम लगा। बच्चे जब स्कूल ईयर्स ख़त्म करके लगभग कॉलेज में एंट्री लेते हैं अराउंड 16 ईयर्स,
तो उस टाइम पे हम फिर से एडवाइस करेंगे कि टीडी वैक्सीन यानी टिटेनस और डिप्थीरिया वैक्सीन का एक बूस्टर डोज लगाया जाए। और ये जो वैक्सीन्स है उसके कोई ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स या कुछ होता है या ये सेफ है? एक्चुअली मैं तो एक सेंटेंस में बताना चाहूँ तो मैं ऐसा कहूंगी कि वैक्सीन्स एब्सोल्युटली सेफ है, क्योंकि वो उसका है, वो उसकी जब हम वैक्सीन मार्केट में आता है उसके पहले उसकी काफी जांच हुई होती है। उसको हर लेवल पे, मतलब कि पहले है वो कोई एनिमल्स में, फिर ह्यूमन ट्रायल्स, मीन्स बहुत सारी लेवल पे उसका है वो सब टेस्टिंग सेफ्टी का किया हुआ होता है। उसके बाद ही वो मार्केट में आते हैं वैक्सीन। तो वो बहुत ही ध्यान रखते हैं कि ये कोई खतरे वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करे। दूसरी बात है कि जब वैक्सीन मार्केट में भी आता है तब भी उसकी कंटिन्यूअसली सेफ्टी के लिए सब ट्रायल्स चालू रहता है। और बीच में भी अगर कुछ भी ऐसा लगे कि ये वैक्सीन में कुछ भी थोड़ा सा भी खतरा है तो तुरंत ही वो वैक्सीन में कुछ भी चेंज हो जाता है, या तो वो टाइप है वो कुछ समय के लिए हम नहीं कर रहे हैं, वो वैक्सीन नहीं देते हैं। तो जो कॉमन जो वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है वो माइनर होता है, बहुत ही कम। मतलब कि देखो कि हम माइनर रिएक्शन बोलते हैं तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं होती है। जैसे कि थोड़ा बुखार जरूर आ सकता है, थोड़ा जो चाइल्ड है वो इरिटेबल हो जाता है, थोड़ा जो लोकल जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं तो थोड़ा सा पेन रहता है, कभी स्वेलिंग आता है, कभी रेडनेस होता है, ये कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है। ये बहुत मामूली है और कोई खतरे वाली नहीं होती है। मैक्सिमम हमने देखा है कि 48 आवर्स उसमें ये चला जाता है और उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर जो बच्चा होता है उसको फेब्राइल कन्वल्शंस, मतलब कि बुखार से उसको जो खींच या वो आती है कन्वल्शन, तो इस समय भी आपको अलर्ट रहना पड़ता है कि अगर बुखार आता है तो आपको न्यू प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं कि बच्चे को ये खींच की बीमारी ना हो। तो हम अगर उसको वो अटकाने के लिए पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन वो सब सिरप दे देंगे तो उससे क्या होगा, बुखार भी नहीं होगा, फिर वो आंचकी या खींच या कन्वर्जन भी नहीं आएंगे, वो जो लोकल पेन होगा वो भी कम हो जाता है। और अगर लोकल पेन होता है तो हम उसके लिए भी कुछ ऊपर उसके ऊपर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट लगा सकते हैं, या आइस पैक भी लगाने से भी काफी ये कम हो जाता है। तो जो मेजर साइड इफेक्ट है वो तो इतना कम है कि 1 मिलियन, इन 1 मिलियन एक बच्चे को होता है। लेकिन जो प्रोटेक्शन का तुम सोचो कि जो वो डिसीज होता है उसका प्रोटेक्शन का देखो, उसका कॉम्प्लिकेशन देखो, तो वो तो कितना ज्यादा है। तो 1 मिलियन में एक बच्चे को ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट हो जा सकता है, और वो भी हम अगर अलर्ट रहे तो उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। वो जो सबसे सीरियस साइड इफेक्ट्स होती है उसको हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, देखो, वो 1 मिलियन में हमारा बच्चा या हमारा पेशेंट नहीं आता है, वो हमेशा हम केयरफुल ही रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप इंजेक्शन लगाने के बाद एटलीस्ट मिनिमम 15 मिनट्स हॉस्पिटल में वेट करो, ताकि अगर कुछ भी ऐसी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसकी तुरंत ट्रीटमेंट हो जाती है, और बच्चे को वो ट्रीटमेंट देने से वो बिल्कुल खतरे के बाहर हो जाता है। तो वो हम तैयार रखते हैं, जैसे हम उसमें मास्टर ड्रग होती है एनेफाइलिक्स में, एड्रीनालिन। तो हर डॉक्टर
उसके वो जो नर्सिंग होम या क्लिनिक होते हैं उसमें जहाँ वैक्सीन देते हैं तो ये ड्रग रेडी रहती है, तो तुरंत ही उसको लगा सकते हैं। तो हमें 15 मिनट्स तक वेट करना है, और अगर कुछ भी अनटॉवर्ड्स इफेक्ट हो जाती है तो ये ड्रग से वो रिवर्ट हो जाती है, तो वो डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि कोई कोई वैक्सीन जैसे एमएमआर वैक्सीन या येलो फीवर वैक्सीन जो हम कोई कंट्री में ट्रैवलिंग के दरमियान हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि वो देश में वो बीमारी कॉमन है तो वो हमें प्रिवेंट करनी होती है। तो वो जो वैक्सीन है या टिटेनस का वैक्सीन है उससे ये एनाफाइलेक्सिस होने का चांस ज्यादा रहता है। तो हम क्या करेंगे, तो उसमें जब ये वैक्सीन देते हैं तो थोड़े और केयरफुल रहेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि थोड़ा आप वेट किए बिना हॉस्पिटल मत छोड़ना। बाकी मामूली जैसे ओरल वैक्सीन में थोड़े डायरिया होने की संभावना रहती है। कभी ये जो वैक्सीन है जैसे कि मीजल्स वैक्सीन या एमएमआर वैक्सीन देते हैं वेरिसिला, तो कभी थोड़ा माइल्ड रैश, या तो ये हमने ये जो कीटाणु है वो हमने बहुत मतलब कि वो कर दी है, फिर भी वो जो वैक्सीन है उसका माइल्ड रूप का डिसीज फॉर्म ये कभी हो सकता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा रैश आ सकता है, माइल्ड फीवर आ सकता है जो डिसीज में एक्चुअली होता है। लेकिन जैसा डिसीज होता है उतना कुछ सीवियर नहीं होता है। तो एक सेंटेंस में जैसे मैंने बोला कहूंगी तो वैक्सीन सेफ है। ओके। और इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि कोई बच्चों में इसे नहीं दे सकते वैक्सीन, कुछ बच्चों में? हाँ, ऐसा है कि अगर बच्चा है उसको पहले डोज में ऐसा कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो गया बच्चे को, तो जो हम दूसरी बार वैक्सीन है तो वो वैक्सीन हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि दूसरी बार उससे भी ज्यादा सीवियर रिएक्शन होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि कभी क्या होते हैं ये वैक्सीन में कुछ जिलेटिन या कैसीन या एग प्रोटीन उसके ऊपर उसके जो वो कीटाणु है उसको ग्रोथ किया हुआ होता है, तो कभी कभी ये एलर्जिक रिएक्शंस है वो कॉमन है। तो कभी ये हिस्ट्री एलर्जिक रिएक्शन की कभी भी होती है तो हम अवॉइड करेंगे। फिर जब बेबी को कोई एक्टिव बीमारी होती है जैसे कि फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, वायरल इन्फेक्शन है, तो उस टाइम फॉर शॉर्ट टाइम हम पोस्टपोन करेंगे वैक्सीन को। क्योंकि जब ये बीमारी होती है तो फिर जब बुखार आता है तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि ये टीका से ये बुखार आया है या ओरिजिनल बीमारी बढ़ रही है। और उस टाइम हमारी जो बॉडी है वो जो एंटीबॉडीज भी बनाएगी वो भी कम मात्रा में बनाएगी, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी बीमारी से फाइट कर रही है। तो दूसरी बात ये है। तीसरी बात है कि कोई बच्चे हैं जिसमें रेयरली इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है, जो बच्चों में जन्म से या कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें वो क्या होता है कि उसकी नेचुरल जो इम्यूनिटी है वो नहीं होती है, उसको रोग सामने से लड़ने की शक्ति नहीं होती है। तो उसमें जब हम लाइव वैक्सीन होते हैं तो वो जब ये फेज होता है तब हम अवॉइड करेंगे लाइव वैक्सीन। और कोई कोई वैक्सीन ऐसा होता है जो लाइव वैक्सीन जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हम नहीं देते हैं। तो ज्यादातर ये थोड़ी जो बात है वो हम ख्याल रखते हैं। बाकी तो वैक्सीन देना बहुत ही सेफ है और हम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मयूरी दोषी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और वैक्सीन के लिए सबको प्रोत्साहित करने के लिए। हम सब अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।